नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आकाश छूती महंगाई को लेकर। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में लगातार तेजी आ रही है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि वो 100 रुपये तक को छूने लगी हैं। और एलपीजी का भी मूल्य साथ ही साथ करीब 50 रुपये सिलेंडर तो कभी 100 रुपये सिलेंडर, और उसकी भी कीमतें करीब 750 से 800 रुपये प्रति सिलेंडर चली गई हैं। दोस्तों, देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तब बढ़ोतरी का नजारा दिखा जब पिछले साल देश में लॉकडाउन लाया गया। बताते चलें कि पिछले साल मार्च महीने में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो कमोबेश पूरी दुनिया कोरोना महामारी से एक तरह से आच्छादित हो चुकी थी और दुनिया के तमाम देशों में किसी न किसी रूप में लॉकडाउन लाया जा रहा था। ऐसी सूरत में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी कमी आई। वह दौर था जबकि कच्चे तेल की कीमतें यहां तक कि $20 प्रति बैरल तक चली गई। लेकिन उस स्थिति के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल की कीमतों में कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट के मद्देनजर कमी करने के बजाय उसमें उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी की और करीब पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में गिरावट होना तो दूर, बल्कि उसमें और भी बढ़ोतरी होती चली गई। बताते चलें कि उस समय पेट्रोल की कीमत करीब 70 रुपये और डीजल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, और आज की तारीख में डीजल और पेट्रोल की कीमतें करीब 80 से 90 रुपये के बीच चली गईं। और उन राज्यों में जहां पर की वैट की दरें थोड़ी ज़्यादा हैं, वहां पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये तक छूने की भी खबरें आई हैं। डीजल की कीमतें 90 रुपये तक छूने की कीमतें आई हैं। दोस्तों, बताते चलें कि पेट्रोलियम उत्पाद एक ऐसा आइटम है जिस पर विगत में सरकारें भारी सब्सिडी भी वहन किया करती थीं। यानी कि सब्सिडी के 3 प्रमुख आइटम हुआ करते थे: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड। और उसमें फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी पर भी एक तरह से भारी सब्सिडी वहन किया जाता था। लेकिन नई आर्थिक नीति के क्रम में जब देश ने यह तय किया कि देश के वित्तीय घाटे को एक नियत सीमा तक नियंत्रित करना जरूरी है, और इसके लिए बाजाबता संसद में कानून भी बनाया गया जिसे हम FRMBA एक्ट के नाम से जानते हैं। उसके तहत जीडीपी में फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे का आकार केवल 3% रखा जाना चाहिए। और इसके लिए बड़ा जरूरी था कि सरकारें अपने गैर योजना व्यय को, जिसमें सब्सिडी एक प्रमुख भागीदारी होती है, उसमें कटौती की जाए, कमी की जाए। और इसके तहत पेट्रोल को भी एक तरह से सब्सिडी से मुक्त कर दिया गया। वाजपेयी की एनडीए सरकार ने पहली बार यह निर्णय लिया कि पेट्रोल की कीमतें अब सरकारें तय नहीं करेंगी, उसमें कोई सब्सिडी नहीं होगा और बाजार के आधार पर कीमतें तय होंगी। करीब 1 दशक के बाद यूपीए के राज में डीजल को भी सब्सिडी से मुक्त करके बाजार के हवाले कर दिया गया। यानी कि पेट्रोल और डीजल, उनके अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य जिस तरीके से होंगे, उसी आधार पर भारत में उनकी खुदरा कीमतें तय होंगी। लेकिन दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर अभी हम सब्सिडी की बात कर रहे थे, तो दूसरा इसका पक्ष ये है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी और केरोसिन पर सरकारें कई तरीके के कर लगाती हैं, और इन करों को लगाने में न केवल केंद्र सरकार बल्कि साथ साथ राज्य सरकारें भी शामिल होती हैं। केंद्र सरकार जहां पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज और कस्टम्स लगाते हैं, तो राज्य सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर बिक्री कर और वैट लगाया करती हैं। तो हम तो कह रहे थे कि सब्सिडी के बोझ से मुक्त किया जाए, लेकिन सरकारों ने करों के बोझ से इसे मुक्त नहीं किया।
और हम बताते चलें कि सरकारों की आमदनी का अप्रत्यक्ष करों में अगर कोई सबसे बड़ा जरिया था तो यह पेट्रोलियम उत्पाद ही थे, यानी कि सरकार की आमदनी का जरिया। दोस्तों, जब पेट्रोल और डीजल को बाजार मूल्य से आधारित करने की जब बात हो गई तो इसका एक वाजिब उत्पाद शुल्क या आयात शुल्क या वैट शुल्क तय करके इसकी व्यवस्था को चलाया जाता, लेकिन ऐसा हो न सका। जब भी वोलाटाइल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में कभी तेजी कभी उतार, तो उसकी वजह से जो हमारी कीमतें प्रभावित होती थीं, तो सरकारें किसी भी तरीके के राजनीतिक विरोध से बचने के लिए जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती थीं तो अपने उत्पाद सीमा और वैट शुल्क को घटाया करती थीं, जिससे कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा महंगा ना पड़े। और जब कीमतें घट जाती थीं तो उत्पाद शुल्क और वैट शुल्क को वो और ज़्यादा बढ़ाकर अपनी आमदनी में इजाफा किया करती थी। और हमने देखा कि यूपीए के दौर में एक तरफ डीजल को बाजार के हवाले किया गया तो दूसरी तरफ पेट्रोल की बढ़े अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों की वजह से सरकार ने उत्पाद शुल्कों में कटौती कर चुनाव के वक्त उसकी कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी करी। तो ये कहीं ना कहीं बाजार मूल्य से लाने के बावजूद सरकारों का दखल करों के मार्फत पेट्रोलियम उत्पादों पर बना रहा। दोस्तों, जब हम मोदी सरकार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में उस रिजीम में लगातार गिरावट का दौर रहा, चाहे वो हम ISIS के झगड़ों की वजह से देखें, सीरिया में चल रहे युद्ध संघर्ष की वजह से देखें, पूरे गल्फ में ऑयल मार्केट में प्राइसेस घटते रहे और वो 30 बैरल डॉलर 35 बैरल डॉलर के हिसाब से चलते रहे, जो कीमत कभी यूपीए के दौर में $100 प्रति बैरल तक चली गई थी। तो ऐसी सूरत में मोदी सरकार को जहां जनता को राहतें देनी थी, राहत देने के बजाय उन्होंने उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर अपनी आमदनी को बढ़ाने को प्राथमिकता दी। अगर राहत दी भी गई तो कच्चे तेल के मूल्यों में कीमतों में जो गिरावट आई उसकी तुलना में जो उपभोक्ताओं को राहत दी गई वह कम थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ कच्चे तेल के मूल्यों में कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 60 से 70-75 रुपये प्रति लीटर तक बनी रही और डीजल की कीमतें भी 55 से लेकर के 65 रुपये प्रति लीटर बना रहा। तो दोस्तों, जब कोरोना काल का आगमन होता है और जब कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आती है और जब सरकारों को लगता है कि लॉकडाउन किए जाने से अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, तमाम चीजें जो है मंदी और बंदी का अब सामना कर रही हैं और सरकारों को तमाम मदों में खर्चे की जरूरत है, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो पुलिस हो या तमाम अन्य प्रशासनिक खर्चे हों, तो इसके लिए सरकारों की आमदनी के पास फिर से वही पेट्रोलियम जरिया बनता है। और मोदी सरकार अचानक पिछले साल अप्रैल में 13 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 16 रुपये प्रति लीटर डीजल के उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करती हैं। आज की तारीख में तब से लगातार पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं। और बढ़ने का हवाला दिया जाता है कि कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार इस बार अपने उत्पाद शुल्क में कटौती का सहारा नहीं ले रही है कि उपभोक्ताओं को राहत दिया जाए। राज्य सरकारें अपने वैट में कटौती का सहारा नहीं ले रही हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को राहत दिया जाए। दोस्तों, लेकिन आज की स्थिति में कि जब पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई गैस LPG की कीमतें वह भी एक तरह से आसमान छूने लगी हैं और सरकारों को अभी भी लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसके पास आमदनी का ज्यादा बड़ा जरिया नहीं बचा है। वित्तीय घाटा करीब 6.5 से 7% तक चला गया है। अगर बजट के अनुमानों को देखें तो 7.5% विकास दर में गिरावट आई है, 16% बेरोजगारी की दर बढ़ी है। तो सरकारों को आमदनी हासिल करने के लिए यह पेट्रोल डीजल एक तरह से जो तरलता उन्हें पेट्रोल डीजल से उनके राजस्व की तरलता भी पेट्रोल डीजल की तरलता से ही जुड़ी है। तो ऐसी सूरत में 2020-21 के साल में
कि जब लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में करीब 10% की कमी आई, उसके बावजूद टैक्स बढ़ा करके सरकार ने करीब 1.5 लाख करोड़ अतिरिक्त राजस्व की उगाही की। और अगले वित्त वर्ष में भी सरकारों का इरादा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा इनकम केवल अपने उत्पाद शुल्क और कस्टम शुल्क के बढ़ोतरी के जरिए करें। यानी कि इन बढ़ोतरी का मार उपभोक्ता झेलेगा और सरकारें अपने हाथ में खजाने को लेकर अपने मनमाफिक खर्चे करेंगी। उसके लिए वो जनता से पूछेंगी नहीं, लेकिन जब राजस्व वसूली करना होगा तो जनता पर बोझ डाल देंगी। और अभी बजट में किसान आंदोलन के बहाने यह बहाना बनाया गया कि किसानों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य दें या न दें, लेकिन उनके आधारभूत संरचना पर खर्च करने के लिए कि देश को ज्यादा खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल हो, भले किसान को जो है एक तरह से कर्ज के जाल में फंसा रहे, औने पौने दाम में घाटे की खेती करे, आत्महत्या करे और 65% आबादी केवल जीडीपी में 15% का योगदान करे, इसकी चिंता न कर सरकार ने कृषि कारोबार में आने वाले कॉरपोरेट का लाभदायकता और मुनाफादायकता सुनिश्चित हो, उसके लिए वो 3 कानून लेकर के आती है। और किसानों के आंदोलन और किसानों की मांग को लेकर उनके एमएसपी को कानूनी दर्जा न देकर उनके उत्पादों की कीमतों को सीजन में गिरने से न बचाकर उनके आधारभूत संरचना के लिए उसी पेट्रोलियम और डीजल उत्पादों पर लगाए गए कर में एक नया एग्रीकल्चर सेस लगाती है। और ये कहती है सरकार कि उसे करीब 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, जिसे वो एग्रीकल्चर की आधारभूत संरचना पर खर्च करेगी। तो दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादों में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। सोशल मीडिया पर एक से एक लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं, सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आता है कि विगत की सरकारों ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने को लेकर, आत्मनिर्भरता हासिल करने को लेकर संजीदा प्रयास नहीं किए। दोस्तों, हमें लगता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हो रहे राजनीतिक दबाव को झेलने को लेकर के आयात कम करने की बात की है। बताते चलें कि अभी हम पेट्रोलियम उत्पादों की जो कीमतें देते हैं, उन कीमतों में 36% तो हम केंद्र सरकार को कर के रूप में दे देते हैं, 23% हम जो है राज्य सरकार को कर के रूप में दे देते हैं, और 3% हम पेट्रोलियम पंप के डीलर को कमीशन के रूप में देते हैं। बाकी 1/3 हिस्सा, करीब 30% हिस्सा हम केवल आयात पर खर्च करते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोना कि आयात पर हमारी निर्भरता क्यों नहीं कम हो रही है, जिसके लिए हमें केवल 1/3 खर्च करना पड़ता है। अगर हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर भी हो जाएं, तो क्या सरकारें इस बात की गारंटी देंगी कि वो उस पर उत्पाद कर नहीं लगाएंगी, सीमा शुल्क नहीं लगाएंगी? चलिए, घरेलू उत्पादन होगा तो सीमा शुल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन उत्पाद शुल्क तो वो लगाएंगे ही लगाएंगी। राज्य सरकारें बिक्री कर तो लगाएंगे ही लगाएंगी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह बयान सीधे सीधे दिग्भ्रमित करने वाला है और सरकार को अपनी विफलता पर पर्दा डालने वाला है। अगर कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था कराह रही है, सरकार के खजाने खाली पड़े हैं, तो सरकार को अपने आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा अन्य विकल्पों की भी तलाश करनी थी। बताते चले कि हमने अप्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए जीएसटी की रिजीम लाई, जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े श्रेय लिए गए कि हम जीएसटी को लाने वाले सरकार रह रहे हैं। लेकिन सुधारों का क्या मतलब कि जब आपने पेट्रोलियम उत्पादों को इन जीएसटी की श्रेणी में नहीं रखा, अगर जीएसटी में आप अधिकतम 35 या 38% का भी कर स्लैब लगाते हैं, तब भी उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत पहुंचती। लेकिन सारे सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, उन दोनों में, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, दोनों में ये आम सहमति बन गई कि पेट्रोलियम उत्पाद
कामधेनु गाय की तरह हैं। जीएसटी में शामिल कर लेंगे तो सरकारें के खजाने जो है वो उस तरीके से मनमाफिक नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर के एक नहीं दो दो सवाल हैं कि आपने इसे बाजार के हवाले किया, लेकिन बाजार के नीतियों के मुताबिक, बाजार के मूल्यों के मुताबिक नहीं रहने दिया। बाजार मूल्य कम होने के सूरत में आपने कर बढ़ाया और अपने खजाने को बढ़ाया और उपभोक्ताओं पर प्रेशर डाला। जीएसटी की रिजीम लाते हैं लेकिन आप पेट्रोलियम उत्पादों को उनसे विलग रखते हैं और दोनों सरकारें अपनी मोटी कमाई करती हैं। बोझ इसका जनता पर पड़ता है। बताते चले कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में पेट्रोलियम की महंगाई का सबसे बड़ा योगदान होता है। और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो हमारी वास्तविक विकास दर, जो असल वास्तविक विकास दर है, जिसे रियल जीडीपी कहा जाता है, उसमें गिरावट आती है। यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ोतरी न केवल उपभोक्ताओं के जेब पर डाका डालती है बल्कि महंगाई बढ़ाती है, हमारे विकास दर में कमी लाती है। तो ऐसी सूरत में सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य की नीति को लेकर के बेहद ईमानदार, बेहद पारदर्शी और एक पॉलिसी को हमेशा चलाए रखने की बात करनी चाहिए। अन्यथा पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई को लेकर जो राजनीतिक दबाव नरेंद्र मोदी की सरकार झेल रही है, किसानों के आंदोलन का दबाव तो पहले से ही चल रहा है, ऊपर से पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई, ऐसे में मोदी सरकार कहीं का ना रहेगी। और बंगाल और असम में जो वो राजनीतिक विक्ट्री के लिए तमाम तरीके के जो वादे कर रही है, तमाम तरीके के लुभावने जो है घोषणाएं कर रही है और अपने विपक्षी दलों पर और वहां के सत्तारूढ़, जैसे बंगाल में सत्तारूढ़ दल पर और असम में विपक्ष पर जो वो ये हमले कर रही है कि वह एक बेहतर सुशासन लाएंगे, बतौर केंद्र सरकार किसानों का चाहे आंदोलन हो या पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई, दोनों पे सरकार के एक तरह से पूरे दावे पूरी तरीके से फेल हुए हैं और सरकारों की करतूत का पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपना यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी सुलगते सवाल पर, फिर किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर पुनः हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।